हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, एनोड रेज की और रदरफोर्ड के मॉडल की। रदरफोर्ड का जो मॉडल हम लोगों ने देखा था, और रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं सका था। दूसरा जो ड्रॉबैक ये था वो ये था कि रदरफोर्ड के मॉडल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस बताया गया था, जबकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, इसके ड्रॉबैक को दूर करके एक नया मॉडल आया जिसे बोहर मॉडल कहा गया। अब बोहर मॉडल को सीखने से पहले हमें कुछ बातें सीखनी होती है, जिससे हमें बोहर मॉडल बहुत आराम से समझ में आ सकता है। ये बातें हैं, स्पेक्ट्रम को जानना जरूरी होता है, रेडिएशन को जानना जरूरी होता है, ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चीजें अगर हम जान लेते हैं तो बोहर मॉडल हम आराम से सीख सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम की बात हम लोग करते हैं। स्पेक्ट्रम में हम लोग कहते हैं कि जब हम किसी लाइट को प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग्स के थ्रू पास करते हैं तो लाइट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स या वेवलेंथ में स्प्लिट कर जाती है। जो लाइट है, लाइट रेज है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, मतलब जितने भी कलर होंगे उस लाइट रेज में, उस कलर में वो स्प्लिट कर जाती है या वेवलेंथ में स्प्लिट कर जाती है। अब जो स्प्लिट कलर या वेवलेंथ हैं, इनको जब हम लोग स्क्रीन पे लेते हैं या फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं तो जो इमेज उभर के आती है उसी इमेज को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी इमेज को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहां पर कहा गया कि जब हम किसी लाइट रेज को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, मान लीजिए आपका प्रिज्म है, प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो ये जो लाइट रेज है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर या वेवलेंथ में स्प्लिट कर जाती है। जब ये स्प्लिट होगी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर या वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाएगी, अब जो इसका कलर या वेवलेंथ है अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाएगी। अब इस कलर को जब हम लोग स्क्रीन पे लेते हैं, स्क्रीन पे लेते हैं या फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं तो हम लोगों को एक कलर की रेंज मिलती है, कलर की रेंज मिल जाती है। तो ये जो इमेज हमको मिलती है, इसी इमेज को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहां जैसे ये इमेज हमको मिल गई है ना, ये इमेज में हमको इस तरह से मान लीजिए कि हमको एक रेंज मिल गई स्क्रीन पे कलर की। अब ये जो रेंज मिल गई हमको स्क्रीन पे कलर की, ये जो इमेज आई, यही इमेज हमारी कहलाई स्पेक्ट्रम। इसी इमेज को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। हुआ क्या, आपने लाइट रेज को पास कराया प्रिज्म से या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से, फिर क्या हुआ, लाइट रेज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर या वेवलेंथ में स्प्लिट कर गई, और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स या वेवलेंथ हैं इन्हें हम लोगों ने स्क्रीन पे ले लिया या फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिया, तो एक इमेज आई, एक इमेज आ गई हमारे पास। ये जो इमेज आई, इसी इमेज को कहा गया स्पेक्ट्रम। ये इमेज आ गई हमारी जब हम लोगों ने इसे स्क्रीन पे ले लिया, तो ये इमेज ही हमारी जो है वो स्पेक्ट्रम कहलाई। ठीक है। अब स्पेक्ट्रम की जो डिफिनीशन कही गई, वो डिफिनीशन ये कही गई कि स्पेक्ट्रम, ए स्पेक्ट्रम इज एन array of waves or particles spread out according increasing or decreasing of wavelength or frequency or wave नंबर्स। इन्होंने कहा कि
जो स्पेक्ट्रम होता है एरे ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स होते हैं, जब उन्हें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो हमको इमेज प्राप्त होती है वही इमेज कहलाती है स्पेक्ट्रम। ये कहा गया कि ए स्पेक्ट्रम इज एन एरे ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स स्प्रेड आउट अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। इन तीनों के अकॉर्डिंग अगर हम वेव या पार्टिकल्स के एरे को अरेंज करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो हमको इमेज मिलेगी वही इमेज हमारी कहलाएगी स्पेक्ट्रम। अब देखें, तीन चीजें मिल गई, तीन प्रॉपर्टी मिल गई जिनके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो वेव को या पार्टिकल को। ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है। अब वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, और वेव नंबर जो है इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे म्यू बार से। तीनों को हम लोग अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ जो हमको मिलती है, वेवलेंथ, इससे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव नंबर जो है इसे हम लोग म्यू बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनके रिलेशन भी होते हैं, जैसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है ये सी बराबर होता है म्यू लैम्डा। सी जो होती है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये रिलेशन से हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन निकाल सकते हैं। और वेव नंबर का जो रिलेशन होता है, वेव नंबर होता है 1/λ के, 1/λ के होता है वेव नंबर। तो इस तरह से हम लोग, अगर ये प्रॉपर्टीज हमको मालूम है तो हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग जब देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमको एक रेंज मिलेगी लाइट रेंज की, वो काफी लंबी रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम वेव्स की रेंज देखें तो वह रेंज हमको काफी लंबी रेंज मिलती है। देखते हैं ये रेंज। पहला तो आता है एक्स रेज। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर रहे हैं, एक्स रेज, गामा रेज, फिर आपकी आती है एक्स रेज, फिर आपका आता है अल्ट्रा वायलेट, वायलेट रेज, फिर आपकी आती है विजिबल रेज, फिर आपकी आती है इंफ्रारेड, फिर आपका आता है माइक्रोवेव्स, फिर आपके आती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज। अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो एक लंबी रेंज हमको मिलती है वेव्स की। अब ये जो लंबी रेंज है वेव्स की, इसमें ये कहा जाता है कि ये जो गामा रेज या एक्स रेज हैं ये बहुत छोटी होती हैं, न्यूक्लियस के बराबर होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। और जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होती हैं। बताते हैं कि जो समुद्र की लहरें उतनी बड़ी हैं या बिल्डिंग के बड़ी हैं, तो एक लंबी रेंज होती है। तो इधर से जब हम इधर करते हैं तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। अब देखें, ये तो रेंज हो गई है ना, बहुत लंबी रेंज हो गई वेव की। जब हम उसे किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, हम उसको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं या वेव नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। इसमें जो ये विजिबल रेंज है ये बहुत छोटी है, 400 नैनोमीटर की विजिबल रेंज है ये। और इस रेंज होती है 360 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की एक रेंज होती है। मतलब टोटल 400 नैनोमीटर की एक रेंज होती है, बहुत छोटी। नैनोमीटर तो आप जान ही रहे, 10⁻⁹ मीटर। तो इतनी छोटी रेंज जो होती है उसमें विजिबल लाइट की होती है, विजिबल रेंज की होती है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो ये रेंज होती हैं इनकी रेंज काफी लंबी है।
एक न्यूक्लियस से लेके और एक बिल्डिंग के बराबर तक की फ्रीक्वेंसी की ये रेंज रखती हैं। इसमें विजिबल लाइट जो होती है इसकी रेंज 400 नैनोमीटर की है। 360 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर की रेंज में विजिबल लाइट की रेंज है। अब हम लोगों ने स्पेक्ट्रम जब देखा तो स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, व्हाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के थ्रू पास करते हैं तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलता है, जब व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं, व्हाइट लाइट मतलब वह लाइट जिसमें सारे कलर होते हैं उसे व्हाइट लाइट कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका सनलाइट है। अब जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो इसका जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है, उस स्पेक्ट्रम में सारे कलर होते हैं, उस स्पेक्ट्रम में सारे कलर होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, सारे कलर होते हैं। अब सारे कलर जो होते हैं तो पूरा जो ये स्पेक्ट्रम मिलता है, पूरा स्पेक्ट्रम ब्राइट होता है, कहीं भी डार्क रीजन नहीं होती है, विदाउट एनी डार्क रीजन पूरा स्पेक्ट्रम ब्राइट होता है ना। जब और सारे कलर जो होते हैं, कलर मर्ज होते हैं, एक दूसरे में मर्ज होते हैं, है ना, एक दूसरे में कलर मर्ज होते हैं और पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम ब्राइट होता है और यहां पर कोई भी डार्क रीजन प्रेजेंट नहीं होती है, विदाउट एनी डार्क रीजन। तो अगर किसी लाइट को प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के थ्रू पास कर दो और उसका जो स्पेक्ट्रम मिले वह स्पेक्ट्रम पूरा ब्राइट हो विदाउट एनी डार्क रीजन, मतलब उसमें जो कलर हो या जो वेव्स हो, जो वेवलेंथ हो उसकी, है ना, तो वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो, कोई भी डार्क रीजन नहीं हो, तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है, ऐसा स्पेक्ट्रम कहलाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहां देखें सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हैं, इसका मतलब यहां जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ में एक कॉन्टिन्यूअम है, इन कलर की वेवलेंथ में एक कॉन्टिन्यूअम जनरेट हो जाता है। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम जो कहलाएगा वो कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम वह स्पेक्ट्रम होता है जो पूरा ब्राइट होता है विदाउट एनी डार्क रीजन ना, और कलर उसके जो होते हैं, कलर एक दूसरे में मर्ज होते हैं या उनकी वेवलेंथ जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूअम फॉर्म करती हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम कहलाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखें जो ये स्पेक्ट्रम है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, अगर इस स्पेक्ट्रम से कुछ कलर गायब हो जाए, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, अब इनसे कुछ कलर गायब हो जाए, उनकी जगह पे डार्क रीजन प्रेजेंट हो जाए। मान लीजिए कि ऑरेंज गायब हो जाए, ग्रीन गायब हो जाए और इंडिगो गायब हो जाए। तो ऑरेंज, ग्रीन और इंडिगो जब गायब हो गए तो इनकी जगह पर डार्क रीजन प्रेजेंट हो जाएगा। रेड है, ऑरेंज की जगह पे डार्क रीजन आ जाएगा, फिर येलो है, फिर ग्रीन की जगह पे डार्क रीजन आ जाएगा, फिर ब्लू है, फिर इंडिगो की जगह पे डार्क रीजन आ जाएगा, फिर आपका वायलेट है। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें कलर के साथ साथ डार्क रीजन भी प्रेजेंट हो, पूरा ब्राइट नहीं है, ये देखो प्योर ब्राइट नहीं है, यहां डार्क रीजन है, कलर के साथ साथ डार्क रीजन है, सारे कलर एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं है, डार्क रीजन भी प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा, यहां वेवलेंथ में नहीं होगा, तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम दिखेगा ये कहलाता है
कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हम लोग सीखते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी स्पेक्ट्रम में आती कहां से है, ये स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूटी आती कहां से है। अब देखें, अगर आप किसी व्हाइट लाइट को किसी मेटल वेपर से पास करा दें, किसी व्हाइट लाइट को मेटल वेपर से पास करा दें, तो मेटल वेपर क्या करेगी, व्हाइट लाइट से कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। मेटल वेपर क्या करेगी, व्हाइट लाइट से कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसकी जगह स्पेक्ट्रम में डार्क रीजन प्रेजेंट हो जाएगा और स्पेक्ट्रम आपका हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि यह डिसकंटिन्यूटी स्पेक्ट्रम में आई कलर के एब्जॉर्प्शन के कारण, इसलिए इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होगा वो दो तरह का होगा, एक तो कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम और एक को कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखते हैं, अब जो हमारा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो हमारा है, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है आपका, ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एक को कहते हैं एमिशन। एब्जॉर्प्शन और एक को कहते हैं इमिशन। इमिशन, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब हम लोगों ने ये बताया कि मान लीजिए कि व्हाइट लाइट आप किसी सब्सटेंस से पास कराइए, किसी सब्सटेंस पे डालिए या किसी मेटल वेपर से पास करा दीजिए, तो फिर क्या होगा, कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखें, ये मान लीजिए कि आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है आपका। ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम था आपका, यहां सारे कलर आपके प्रेजेंट थे, सारे कलर प्रेजेंट थे, है ना। सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हैं, पूरा ब्राइट है, कहीं भी डार्क रीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब क्या हुआ कि जो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये कौन लाइट देती है, ये व्हाइट लाइट देती है। और व्हाइट लाइट को आप किसी सब्सटेंस के थ्रू पास कर दीजिए, किसी सब्सटेंस पे डाल दीजिए या किसी मेटल वेपर से पास करा दीजिए, तो कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मान लीजिए कि इस मेटल वेपर ने क्या किया, रेड को एब्जॉर्ब कर लिया, येलो को एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया। ये तीन कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिए, रेड को एब्जॉर्ब कर लिया, येलो को एब्जॉर्ब कर दिया और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, मान लीजिए वायलेट को भी एब्जॉर्ब कर लिया। चार कलर जो है इस मेटल वेपर ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा, उस स्पेक्ट्रम में जो कलर एब्जॉर्ब हुए हैं वहां पर डार्क रीजन आ जाएगा। जो जो कलर एब्जॉर्ब हुए वहां पर डार्क रीजन आ जाएगा। रेड एब्जॉर्ब हुआ, रेड की जगह पे डार्क रीजन। ऑरेंज है, येलो एब्जॉर्ब हुआ, येलो की जगह पे डार्क रीजन। फिर ग्रीन है, ब्लू एब्जॉर्ब हुआ, ब्लू की जगह पे डार्क रीजन। फिर इंडिगो है, वायलेट एब्जॉर्ब हुआ, वायलेट की जगह पे डार्क रीजन। तो ये डिसकंटिन्यूटी आ गई स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। अब ये कंटिन्यूटी क्यों आ गई, क्योंकि यहां पर एब्जॉर्ब हो गए कलर, तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होगा उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हो गया, अगर एक ही मेटल की बात करें तो अगर कोई सब्सटेंस जो कलर एब्जॉर्ब किया है, तो अगर हम उसको हीट देंगे, है ना, हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो जो कलर उसमें है वही कलर इमिट होगा,
वही कलर बाहर आएगा, और उसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वही कलर फिर प्रेजेंट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, मान लीजिए किसी सब्सटेंस को हम लोग गर्म कर रहे हैं, है ना, किसी सब्सटेंस को हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो जब हम लोग सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो वो ग्लो, है ना, ग्लो होगा, और उसकी जो ग्लो लाइट है उस ग्लो लाइट को प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से पास करा दें। तो अब प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से पास कराने के बाद उसकी जो इमेज है उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लें, तो हमको जो इमेज मिलेगी उस इमेज में वही कलर हमको मिलेंगे जो कलर उस सब्सटेंस में होंगे जिसको वो इमिट करेगा। इस तरह का जो स्पेक्ट्रम आएगा वह स्पेक्ट्रम आएगा इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पर कलर इमिट हुए हैं और उनको हम लोगों ने फोटोग्राफिक प्लेट पे उनकी इमेज प्राप्त की है। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होगा उसे कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर सेम सब्सटेंस की बात करें, इसी सब्सटेंस की बात करें जिसने ये कलर एब्जॉर्ब किए, अब इसको अगर हम गर्म करेंगे तो वही कलर ये निकालेगा जो कलर एब्जॉर्ब किया है। तो कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब किया है? रेड एब्जॉर्ब किया है, येलो एब्जॉर्ब किया है, ब्लू एब्जॉर्ब किया, वायलेट एब्जॉर्ब किया है। तो इनको ये निकाल देगा। जब इसको हीट देंगे तो ये रेड को निकालेगा और इसमें ऑरेंज तो था नहीं तो ऑरेंज नहीं निकलेगा, ऑरेंज नहीं रहेगा, ऑरेंज की जगह पे डार्क रीजन हो जाएगा। फिर ये येलो इसमें था, एब्जॉर्ब इसने येलो किया था तो येलो ये इमिट करेगा। ग्रीन इसमें नहीं था तो ग्रीन की जगह पे डार्क रीजन आ जाएगा। ब्लू इसने ऑब्जर्व किया था तो ब्लू को ये इमिट भी करेगा, और इंडिगो नहीं था तो इंडिगो की जगह पे डार्क रीजन आ जाएगा, और वायलेट इसने ऑब्जर्व किया था, वायलेट प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये इमिशन का स्पेक्ट्रम हो गया। जो कलर इमिट हुए उनका जब हम लोगों ने इमेज लिया फोटोग्राफिक प्लेट पे तो जो स्पेक्ट्रम आया उसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहा गया। अब ध्यान से देखें, अगर सेम सब्सटेंस के एक ही पार्टिकल्स के हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक साथ कर दें तो हमें ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाता है, फिर से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्पेक्ट्रम की पूरी बात कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब आप किसी वेव को स्प्लिट से पास कराते हो, डिफ्रैक्शन में जब आप किसी वेव को स्प्लिट से पास कराते हो, स्प्लिट का मतलब एक पतला सा एरिया होता है जहां से कॉर्नर से स्प्लिट कर जाती, बेंड कर जाती है वेव, है ना। वेव का एक छोटा रीजन लेने के लिए स्प्लिट यूज होता है ना। जैसे प्रिज्म है, बड़ा है तो रीजन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है वेवलेंथ, ठीक है, तो उसमें स्प्लिट जब लगा देते हैं तो उसका बहुत छोटा रीजन हो जाता है, आराम से वेवलेंथ को देख लेते हैं, जज कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन में यह कहा गया कि जब आप किसी लाइट को, लाइट रेज को किसी स्प्लिट से पास कराते हो, ये स्प्लिट है, स्लिट्स है, किसी स्लिट से पास कराते हो, है ना। स्लिट से जब पास कराते हो तो स्लिट्स के कॉर्नर के कारण कॉर्नर से ये बेंड हो जाती है, और यहां पर मान लो आपको एब्जॉर्ब करना है और इसी रीजन में ये लाइट को आना चाहिए, इसी रीजन में ये लाइट को आना चाहिए, है ना। लेकिन ये कॉर्नर से बेंड हो जाती है, कॉर्नर से बेंडिंग के कारण ये उस रेंज में पहुंच जाती है जहां इसको नहीं जाना चाहिए। कॉर्नर से बेंडिंग के कारण ये उस रेंज में पहुंच जाती है जहां नहीं जाना चाहिए। इसे कहते हैं जियोमेट्रिकल डार्क रीजन। तो ये भी हो गया आपका जियोमेट्रिकल डार्क रीजन। तो ये जो फेनोमेना है यही कहलाता है डिफ्रैक्शन, है ना। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब हम लाइट रेज को स्लिट्स से पास करते हैं तो स्लिट्स के कॉर्नर के कारण, कॉर्नर से जब वो लाइट रेज गुजरती है तो बेंड हो जाती है, और जब वो बेंड हो जाती है वेव्स, तो वेव्स वहां पहुंचती है जहां पर उसे नहीं पहुंचना चाहिए, वो ज्योमेट्रिकल डार्क रीजन में पहुंच जाती है। ज्योमेट्रिकल डार्क या शैडो रीजन बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन।
शैडो रीजन, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में पहुंच जाती है तो यह फेनोमेना ही कहलाता है डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या होती है? तो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग जो होती है, जो हम लोग कह रहे थे कि या तो किसी लाइट रेज को प्रिज्म से पास कराओ या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से पास कराओ, तो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या होती है इसको भी यही समझ लीजिए आप। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, तो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या होती है? सीरीज ऑफ स्लिट्स होती है, सीरीज ऑफ स्लिट्स होती है, ठीक है, सीरीज ऑफ स्लिट्स होती है जो प्रिज्म की तरह का बिहेव शो करती है, जो प्रिज्म की तरह का बिहेव शो करती है ना, जो बिहेव एज प्रिज्म, प्रिज्म की तरह का जो बिहेव शो करती है वह कहलाती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, है ना। तो सीरीज ऑफ स्लिट्स होती है जो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है ना, जो प्रिज्म के तरह का बिहेव करती है उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो स्लिट्स की सीरीज होती है जो प्रिज्म की तरह का बिहेव करती है उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो स्पेक्ट्रम में लगभग सारी बातें हम लोगों ने सीख ली। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हम लोग करते हैं। अब देखें, हाइड्रोजन की बात हम लोगों ने की थी जब एनोड रेज की बात की थी, तो हम लोगों ने कहा था कि डिस्चार्ज ट्यूब से जब हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस पास किया था तो ग्लो हुआ था, है ना। क्या किया था? टेम्परेचर ज्यादा दिया था और प्रेशर हम लोगों ने कम किया था, तो एक ग्लो फॉर्म हुआ था, एक ग्लो उत्पन्न हुआ था। उस ग्लो को जब हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग या प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं और उसकी इमेज जब हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं तो जो इमेज उसकी निकल के आती है उसी को कहते हैं हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम। किसी भी एटम का जब आप स्पेक्ट्रम लेते हो तो क्या करते हो कि उसका जो ग्लो होता है, उसका जो ग्लो होता है उस ग्लो की लाइट को आप प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से पास कराते हो, फिर उसकी जो इमेज आती है उस इमेज को आप फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हो, लेते हो, और वो जो इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पे बन के आएगी वह कहलाएगी स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम का मतलब होगा कि हाइड्रोजन गैस जब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब से पास कराते हैं तो ग्लो करती है। उसका जो ग्लो लाइट होती है उसको जब हम प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से जब पास कराते हैं तो उसके जो कलर होते हैं, उसकी जो इमेज होती है, उसे जब हम लोग लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज बन के आती है वही कहलाती है हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम की बात सबसे पहले की थी वाल्मर ने, इस बात को याद रखिएगा। वाल्मर ने सबसे पहले बात की थी, विजुअल रीजन में बात की थी। अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों ने बात की थी, इस बात को याद रखिएगा। इसी तरह इसीलिए कई तरह के स्पेक्ट्रम यहां निकल के आए, कई सीरीज निकल के आई स्पेक्ट्रम की, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस या किसी का भी स्पेक्ट्रम आप निकालते हो कई सीरीज निकल के आती है, क्योंकि अलग अलग रेंज होती है और अलग अलग रेंज में अलग अलग स्पेक्ट्रम शो होता है। तो हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम के लिए सबसे पहली बात वाल्मर ने की थी, और किस रेंज की बात की थी? विजुअल रेंज की बात की थी। अब यहां पर यह सीख लीजिए कि विजुअल लाइट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। विजुअल लाइट के लिए ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो ग्लास होता है उससे विजुअल लाइट तो पास कर जाती है, लेकिन इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट नहीं पास कर पाती है। इसलिए जब हम लोग विजुअल लाइट के लिए बात करते हैं तो ग्लास का प्रिज्म लेते हैं, लेकिन अगर हम अल्ट्रावायलेट की बात करते हैं तो वहां क्वाड का प्रिज्म लेना पड़ेगा। क्वाड की जो होगा आपका प्रिज्म वो आप लेंगे ना, या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग जो लेंगे वो क्वाड की लेंगे। और जब आप इंफ्रारेड की बात करोगे तब आपको जर्मेनियम की लेनी पड़ेगी, जर्मेनियम का आपको प्रिज्म लेना पड़ेगा या डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग लेनी पड़ेगी, इस बात को याद रखिएगा,
ठीक है। इसलिए इस रेंज, अलग अलग रेंज की बात अलग अलग लोगों ने की। तो सबसे पहली बात जो हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम की उन्होंने वाल्मर ने की। किस रेंज में की? विजुअल रेंज में की। विजुअल रेंज जानते ही हैं 400 नैनोमीटर की बहुत छोटी सी रेंज होती है। अब बाल्मर ने क्या किया कि व्हाइट लाइट को, हाइड्रोजन गैस के ग्लो को, हाइड्रोजन गैस की जो लाइट थी, हाइड्रोजन की जो लाइट थी कि जो ग्लो लाइट थी, इसे इन्होंने प्रिज्म से पास करा दिया। प्रिज्म से पास करा दिया। प्रिज्म से पास कराने के बाद इसकी इमेज को इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया। फोटोग्राफिक प्लेट पे इसकी इमेज को लिया। फोटोग्राफिक प्लेट पे जब इसकी इमेज को लिया इन्होंने, तो इसकी जो इमेज आई, इस इमेज में 4 लाइनें आई। 4 लाइनें आई, 4 कलर के, 4 कलर निकल के आए इस इमेज में। वो कलर कौन कौन थे? पहला कलर जो निकल के आया इसकी इमेज में, वह कलर आया रेड। पहला कलर रेड आया। 4 कलर की लाइन निकल के आई। पहला कलर जो आया वो रेड कलर का आया। दूसरा जो लाइन निकल के आई वो ग्रीन आई। दूसरी ग्रीन आई। तीसरा जो आया वो ब्लू आया। तीसरा ब्लू आया। और चौथा जो आई वो वायलेट आई, वैगनी आई, वायलेट आई, वैगनी आई। तो 4 कलर की ये 4 लाइन प्राप्त हुई। 4 कलर की पहली लाइन जो प्राप्त हुई स्पेक्ट्रम में वो रेड कलर की प्राप्त हुई। दूसरी लाइन जो प्राप्त हुई ग्रीन कलर की प्राप्त हुई। तीसरी ब्लू कलर की प्राप्त हुई और चौथी वायलेट कलर की प्राप्त हुई। अब ये जो 4 लाइन थी इनको उन्होंने अरेंज किया। इनको अरेंज किया वेब नंबर के अकॉर्डिंग। अब इसको वेब नंबर म्यू बार के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज कर दिया। जब म्यू बार के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया तो जो पहली लाइन आई थी जिसे रेड लाइन बोलते थे, इसका नाम इन्होंने दिया H अल्फा। इसका नाम इन्होंने दिया H अल्फा। ये पहली लाइन जो थी, जो रेड कलर की थी, इसका नाम इन्होंने H अल्फा दिया। और दूसरी लाइन जो थी, जो ग्रीन कलर की थी, इसका नाम इन्होंने दिया H बीटा। इसका नाम इन्होंने दिया H बीटा। H बीटा नाम दिया दूसरी वाली का। तीसरी वाली जो ग्रीन कलर की थी, ब्लू कलर की थी, इसका नाम इन्होंने दिया H गामा। H गामा। और चौथी जो लाइन थी जो वायलेट कलर की थी, इसका नाम इन्होंने दिया H लैम्डा। तो 4 लाइन को इन्होंने 4 नाम दिए। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जो 4 कलर की लाइन थी, इन 4 कलर की लाइनों को इन्होंने 4 नाम दिए। रेड कलर की जो लाइन थी इसे H अल्फा, ग्रीन कलर की लाइन को इन्होंने H बीटा और ब्लू कलर की लाइन को H गामा, और जो वायलेट कलर की लाइन थी उससे इन्होंने नाम दिया H लैम्डा। वेब नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको अरेंज किया। तो जब वेब नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको अरेंज किया तो एक रिलेशन इनमें आया। उस रिलेशन से इन्होंने एक इक्वेशन बनाया। एक इक्वेशन इन्होंने बनाया, एक रिलेशन बनाया। उस रिलेशन से एक इक्वेशन बनाया। ये रिलेशन इन्होंने देखा, जो रिलेशन आया वो आया म्यू बार वेब नंबर प्रोपोर्शनल हुआ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर के। ये एक ट्रेंड रहा चारों में। अब इस ट्रेंड से इन्होंने एक रिलेशन निकाला। इस तरह का रिलेशन निकला। यहां जो n है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। ये बात वाल्मन ने बताई। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी में इन्होंने चेंज किया तो एक कांस्टेंट लगाया, म्यू बार इक्वल टू RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर।
और आर को इन्होंने कहा जो आर एच है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1096। इसका मान जो होता है 1096, 77, 58 पर मीटर। सेंटीमीटर में करना होगा तो आप ये 2 डिजिट कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इनकी निकल के आई 1096, 77, 58 पर मीटर। तो ये बात बाल्मर ने बताई। बाल्मर ने एक रिलेशन निकाला जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, इसमें 4 लाइन निकली, चारों अलग अलग कलर की लाइन लिखी, इन्हें वेव नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, इसमें एक रिलेशन बना। इस रिलेशन का जो इन्होंने इक्वेशन बनाया वह इक्वेशन ये था कि म्यू बार इक्वल टू आर एच 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और जहां आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू दी गई है आपको। अब देखो जिस समय बाल्मर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था विजुअल रीजन में, उसी समय और भी लोग अन्य रीजन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे लाइमन थे, लाइमन उस समय अल्ट्रावायलेट रीजन में यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और पास्चन थे, ब्रैकेट थे और फुंड थे। ये लोग इंफ्रारेड में यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इंफ्रारेड में ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। और जो अल्ट्रावायलेट रीजन थी उसमें यही एक्सपेरिमेंट कर रहा था लाइमन। अब सबने एक रिलेशन बनाया, अपना अपना एक इक्वेशन निकाला। अब हम लोग देखते हैं कि सबके इक्वेशन क्या निकल के आए। अब देखते हैं हम लोग सबके इक्वेशन क्या निकल के आए। अब जो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो बाल्मर का इक्वेशन था, वो बाल्मर का इक्वेशन वेव नंबर के लिए निकल के आया था। वेव नंबर इक्वल टू आर एच 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यन सबके लिए पॉजिटिव इंटीजर होगा, यन सबके लिए पॉजिटिव इंटीजर होगा, और यन की वैल्यू बाल्मर में ग्रेटर देन 2 है ना। अब लाइमन ने, ये विजुअल रीजन की बात थी भाई, विजुअल रीजन में ये एक्सपेरिमेंट किया था बाल्मर ने। फिर लाइमन आए, लाइमन भी उसी समय अल्ट्रावायलेट में, वायलेट रीजन में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके लिए वेव नंबर का जो इक्वेशन आया था वो आया था आर एच 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n पॉजिटिव इंटीजर और n ग्रेटर देन 1। ये लाइमन के लिए आया, ठीक है। अब पास्चन के लिए जो आया, पास्चन ने इंफ्रारेड में ये एक्सपेरिमेंट किया था। पास्चन ने ये एक्सपेरिमेंट जो किया वो इंफ्रारेड में किया, और इंफ्रारेड में इन्होंने इंफ्रारेड में किया था, इंफ्रारेड रीजन में ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इनका जो इक्वेशन निकल के आया था वो आया था म्यू बार इक्वल टू आर एच 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n पॉजिटिव इंटीजर है और n ग्रेटर देन 3 है। पास्चन के बाद ब्रैकेट आए, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इनका जो इक्वेशन निकल के आया वो आया आर एच 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहां n पॉजिटिव इंटीजर है और n ग्रेटर देन 4 है। ये निकल के आया ब्रैकेट के लिए। पास्चन ब्रैकेट हो गए, फुंड हो गया। फुंड भी इंफ्रारेड में ही ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये तीनों इंफ्रारेड में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इनके लिए जो वेव नंबर का इक्वेशन निकल के आया वो आया आर एच 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n पॉजिटिव इंटीजर है, n ग्रेटर देन 5 है। इस तरह से आप देखें कि 5
इक्वेशन मिले आपको, ठीक है, वेव नंबर के अकॉर्डिंग जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अरेंज किया गया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकाला गया, तो 5 इक्वेशन आपको मिले। अब इन इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक ट्रेंड है, एक रिलेशन हमको मिलता है। तो इससे जो जनरल इक्वेशन हमको मिलके आया पांचों से, इनसे जो जनरल इक्वेशन मिलके आया, जो जनरल इक्वेशन इन 5 से मिलके आया, वो इक्वेशन ये आया कि वेव नंबर इक्वल हो गया RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और n1 n2 जो है दोनों पॉजिटिव इंटीजर हुए, n1 n2 पॉजिटिव इंटीजर हुए, और n1 जो है वो n2 से छोटा हुआ। ये रिलेशन जनरल रिलेशन निकल के आया। अब इस जनरल रिलेशन में जब हम लोग देखेंगे तो n1 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो n1 की तो फिक्स्ड वैल्यू है, n1 सीरीज बताएगा। तो इसको हम मिटा दें ऊपर, इसको ऊपर मिटा के हम लोग देखते हैं कि n1 बताता एक्चुअली क्या है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा जनरल इक्वेशन निकल के आया हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम में वेव नंबर के लिए, वो आया म्यू बार इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 और n2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, और n1 जो है वो n2 से छोटा है। n1 की वैल्यू जो होती है, n1 देता क्या है, n1 आपको बताता है कि सीरीज कौन सी है ना, लाइमन सीरीज है कि वाल्मर सीरीज है कि पाश्चन है, ब्रैकेट है या फंड है। तो n1 जो होता है, n1 की वैल्यू होती है 1 2 3 4 या 5। n1 की ये वैल्यू हो जाएगी। और n1 बताएगा क्या, n1 बताता है सीरीज को, n1 सीरीज को बताता है। अगर n1 आपका 1 है तो सीरीज आपकी होगी लाइमन, सीरीज होगी लाइमन। अगर n1 आपका 2 है तो सीरीज आपकी होगी वाल्मर। अगर n1 आपका 3 हो गया तो सीरीज हो गई आपकी पाश्चन, पाश्चन। अगर n1 आपका 4 हो गया तो सीरीज आपकी हो गई ब्रैकेट। अगर n1 आपका 5 हो गया तो सीरीज आपकी फुंड हो गई, ठीक है। तो n1 सीरीज बताता है। n2 क्या होता है, n1 से ज्यादा होता है। n2 क्या होता है, n1 से ज्यादा होता है। तो लाइमन के लिए n2 क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। वाल्मर के लिए n2 क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। पाश्चन के लिए n2 क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा। और ब्रैकेट के लिए n2 क्या होगा, 4 से ज्यादा होगा। और फंड के लिए n2 क्या होगा, 5 से ज्यादा होगा। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये आपका जनरल इक्वेशन है, इसकी लिमिट हुई, सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट की बात करते हैं। सीरीज 5 निकल के आई और हर सीरीज की अपनी लिमिट थी। जैसे लाइमन सीरीज की अपनी लिमिट थी, बाल्मर की लिमिट है, पाश्चन की लिमिट है, ब्रैकेट की लिमिट है और फंड की लिमिट है। सीरीज लिमिट की बात कर लेते हैं। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज लिमिट की, सीरीज लिमिट की बात कर रहे हैं, सीरीज लिमिट की बात कर लेते हैं। सीरीज लिमिट की जब बात करते हैं तो पहली सीरीज हमारी आती है लाइमन। लाइमन सीरीज के लिए जो हमारा वेव नंबर का इक्वेशन आ जाता है वो आ जाता है RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और यहां n क्या है, 1 से ज्यादा है ना, n 1 से ज्यादा है। तो जब हम लोग सीरीज लिमिट की बात करते हैं तो पहले स्पेक्ट्रम की लाइन की बात करते हैं और लास्ट स्पेक्ट्रम लाइन की बात करते हैं। पहले जो स्पेक्ट्रम की लाइन होगी
वो होगी एच अल्फा, और लास्ट स्पेक्ट्रम की लाइन जो होगी उसे कहते हैं एच इन्फिनिटी, है ना। अब जब हम लोग पहली लाइन की बात करते हैं लाइमन सीरीज में, तो पहली लाइन क्या होगी, पहली लाइन होगी जिसके लिए n 2 होगा, है ना। n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो n 2 जब लोगे तो पहली लाइन मिलेगी आपको, है ना, क्योंकि n 1 से ज्यादा है तो पहला n कहां मिलेगा, 2। तो 2 किसकी बात करेगा, अल्फा की बात करेगा। जब आप इन्फिनिटी लिखोगे तो एच इन्फिनिटी की बात करेगा, लास्ट लाइन की बात करेगा, ठीक है। तो जब एच अल्फा की बात करेंगे तो एच अल्फा के लिए n इक्वल टू लाइमन सीरीज में क्या आ जाएगा, 2, और एच इन्फिनिटी के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहां पर हम लोग सीरीज निकाल लेते हैं, तो वेव नंबर जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा आर एच 1/1, 1 स्क्वायर का मतलब 1, और माइनस 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4, तो ये हो जाएगा 3/4 आर रिडवर्क कांस्टेंट। ये फर्स्ट एच अल्फा हो जाएगा, एच अल्फा के लिए वेव नंबर हो जाएगा। तो सीरीज लिमिट की जब हम लोग बात करेंगे तो एच अल्फा के लिए वेव नंबर आपका हो जाएगा 3/4 रिडवर्क कांस्टेंट। अब जब एच इन्फिनिटी के लिए बात करेंगे, लास्ट लाइन के लिए बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, तब क्या हो जाएगा, वेव नंबर आपका हो जाएगा आर एच 1/1, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो वेव नंबर यहां हो जाएगा रिडवर्क कांस्टेंट के। तो यहां सीरीज लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 3/4 एच से 3/4 आर एच से आर एच तक, रिडवर्क कांस्टेंट तक। तो सीरीज लिमिट आ गई, यहां की जो सीरीज लिमिट हो गई, सीरीज लिमिट जो हो गई निकल के आई, वो 3/4 रिडवर्क कांस्टेंट से आर एच तक हो गई, ये सीरीज लिमिट, है ना। तो फर्स्ट जो लाइन है उसका वेव नंबर ये है 3/4 आर एच, और जो लास्ट लाइन है उसका वेव नंबर है आर एच, रिडवर्क कांस्टेंट के बराबर। इसी तरह से सारी सीरीज का हम लोग निकाल सकते हैं सीरीज लिमिट। लाइमन की निकाल लिया, वाल्मर की निकाल लेते हैं, फिर बाकी आप निकालते रहिएगा। वाल्मर की सीरीज लिमिट की बात करते हैं, तो वाल्मर के लिए हम लोग इक्वेशन जो देखते हैं वेव नंबर का, वो होता है आर एच 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहां n पॉजिटिव इंटीजर है और 2 से ज्यादा होगा, तो n की पहली वैल्यू क्या होगी, 3। तो एच अल्फा कब मिलेगा, जब n 3 होगा, और लास्ट वैल्यू कब होगी, इन्फिनिटी। तो यहां पर सीरीज लिमिट में हम एच अल्फा निकालते हैं और एच इन्फिनिटी निकालते हैं। एच इन्फिनिटी के लिए n इक्वल टू 3 हो जाएगा, और एच अल्फा के लिए n इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ n इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहां पर रख देते हैं, 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा। तो वेव नंबर आपका हो जाएगा आर एच 1/4 माइनस 1/9, ये हो जाएगा वेव नंबर आपका हो जाएगा 5/36 रिडवर्क कांस्टेंट। ये एच अल्फा के लिए हो गया। और एच इन्फिनिटी के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो वेव नंबर आपका हो जाएगा आर एच 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो वेव नंबर आपका हो जाएगा 1/4 आर एच। ये एच इन्फिनिटी के लिए तो सीरीज लिमिट आपकी जो निकल के आई, सीरीज लिमिट निकल के आई 5/36 रिडवर्क कांस्टेंट से 1/4 रिडवर्क कांस्टेंट। ये वाल्मर सीरीज की सीरीज लिमिट निकल के आई। इसी तरह से आप पास्कल की निकाल सकते हैं, ब्रैकेट की निकाल सकते हैं, कुंड की निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम क्या होता है, सीरीज कैसे मिलती है। अब यहां पर हम लोग ग्राफ की भी बात कर सकते हैं। तो ग्राफ आपको दिया गया है, उसमें लाइन आपको खींची गई है, वहां पर आप आराम से खींच सकते हो इस लाइन को, ठीक है। या देख लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी लाइन है, ग्राफ की बात कर सकते हो। ग्राफ में जो लाइमन सीरीज होगी, आप 6 लाइन खींचेंगे, क्रम से आप लिखेंगे लाइमन, वाल्मर,
पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। हर लाइन से आप, लाइमन में सारी लाइन से आएगी और लाइमन को छोड़ के फिर बाल्मर से आएगी। तो बाल्मर सीरीज पे जो होगा सबके कलर होंगे, 4 कलर की लाइन आएगी। तो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं जिसका ग्राफ बनता है हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम का सीरीज के अकॉर्डिंग, वो कैसे बनता है इस बात को देख लेते हैं। ग्राफ की बात जब करते हैं हम लोग, तो ये पहला लाइन होती है जिससे आप लाइमन की बात करते हैं, यहां बाल्मर की बात कर रहे हो, बाल्मर की बात कर रहे हो, फिर यहां आप बात कर रहे हो पाश्चन की, फिर यहां बात आप कर रहे हो ब्रैकेट की, अब फिर यहां बात आप कर रहे हो फुंड की। ठीक है, अब यहां देखो आप, जो बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज में रेड पहला जो निकल के आएगा, पहली लाइन देखें, ये रेड है ना, दूसरी जो आई वो ग्रीन, दूसरी जो आई वो ग्रीन आई, दूसरी आपकी ग्रीन आई, तीसरी जो आई आपकी वो ब्लू आई, और चौथी जो n बराबर 6 के लिए होगी, चौथी लाइन जो निकल के आएगी वो आपकी वायलेट निकल के आएगी। ये बाल्मर की बात हो जाएगी। अब जब आप लाइमन की बात करोगे तो यहां से आप देखें वेवलेंथ चेंज होती जा रही, यहां से और यहां से, ये 1 2 3 4 5 6। अब अगले की बात करते हैं पाश्चन की। पाश्चन के लिए 1 2 3, फिर बात करते हैं ब्रैकेट की, ब्रैकेट के लिए 1 और 2, फिर बात करते हैं हम लोग फुंड की, फुंड के लिए 1। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ दिया गया होगा। ठीक है, अब आज हम लोगों ने स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से देख लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग रेडिएशन की बात करेंगे, ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।